देख यहाँ पे सबसे फर्स्ट, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब एक प्रकार से हमें तीन मटेरियल के बारे में पढ़ना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, है ना। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस रेंज पे है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस रेंज पे होती है इनकी, ठीक है। एंड क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, म्यू आर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर होता है ना, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ये एक ग्रेटर देन 0 होती है, एंड इट इज, मैं एक नंबर लिख दूं यहाँ पे, सपोज ये स्मॉल एक नंबर है, स्मॉल इज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एक्चुअल में इसका अगर तुम ऑर्डर देखोगे वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर का, तो इसकी जो वैल्यू आती है लगभग susceptibility of paramagnetic material, it will be nearly 10 to the power -5 का ऑर्डर अपन रख सकते हैं इसको। So small positive number up to the order of 10 to the power -5, और ये वैल्यू नेगेटिव होती, -1 से 0 के बीच में होती है। एंड इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इट इज मच ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1 मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लगभग इट इज फॉर सॉफ्ट आयरन इट इज ग्रेटर देन 1000। आप इमेजिन कर लो कितना ज्यादा होता है इनकी ससेप्टिबिलिटी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड कर दो, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो ये लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी होती है एंड ग्रेटर देन 0 होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इट इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये, एंड इट इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी है, लेकिन 2 से छोटी ऐसा बोल दो, यहाँ पे 1.000001 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। और इनकी जो परमिएबिलिटी होती, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट इज मच ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, समझ गए। और तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग टोटल परमिएबिलिटी की बात करें, यहाँ पे म्यू की बात करें, तो इट इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू नॉट से कम, मतलब वैक्यूम में जो परमिएबिलिटी होती है उससे कम होती है, और इनकी जो परमिएबिलिटी होती है म्यू, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वैक्यूम, इसकी परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू नॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल हियर। ये टेबल से एक हमने एक क्लासिफिकेशन किया है किसका, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, कि जो ससेप्टिबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है और परमिएबिलिटी है ना, ये इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी वैल्यूज कैसी है, तो ये याद रखोगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज मच 0 से कम होती है और -1 तक जाती है। तो -1 के लिए होता बेटा, यहाँ पे नोट पे एक ध्यान रखना इस पे, ऐसे मटेरियल जिसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, दे आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और जनरली ये जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आर सुपर कंडक्टर्स, ये सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, ये सुपर कंडक्टर्स भी रहते बेटा। तो इनकी जो स्टडी है ना, आप टेबल पे ही करो इस तरह से। तो एक पेज पे आप पूरा टेबल बनाओ, एक तरफ डायमैग्नेटिक, फिर
पैरामैग्नेटिक फिर फेरोमैग्नेटिक, मैं तीनों मटेरियल को एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी एग्जांपल हम लोग लिखने वाले, नोट कर लो इसको फटाफट, आप लोग नोट करो जल्दी से, फिर आगे बता रहा हूँ। नोट करो बेटा। सर वो न्यू और न्यू नॉट लिख देना ना, क्या क्या होता है। अच्छा वो लिख दूं मैं, देख यहाँ पे ये लिखा ना, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ना, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई 10 to the power -7 in SI system. This is permeability of air or vacuum. और म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिएबिलिटी है। समझ गया बेटा? ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, नोट करो। व्हाट इज म्यू नॉट? परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और न्यू आर को क्या बोलते हैं सर? रिलेटिव परमिएबिलिटी बेटा, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहाँ पे जो म्यू आर है, ये म्यू आर होता है म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, समझ गए? हेलो, ओके, नोट करो फटाफट इसको। हो गया नोट करके? सर वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अपनी ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है पैरामैग्नेटिक है? क्या चीज नहीं है सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है और अभी थोड़ा, पैरामैग्नेटिक है? अभी थोड़ा और प्रॉपर्टी पे आने देना, ये तो इनकी वैल्यू के ऊपर से हो गया है ना, अभी थोड़ा और आने दे आगे, अभी पूरा पढ़ने दे, अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो चालू हुआ अभी तो ये अपना। सर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में आते कि कंपटीशन में आते? कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी, बोर्ड में तो रहता ही है, पर जेई और नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके, है ना। एडवांस के लिए नहीं है ये वाला जो टॉपिक है, एडवांस के लिए नहीं है ये वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, लेकिन मेंस तक के लिए है, मेंस और नीट के लिए, है ना। और क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर रहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। डन सर। हो गया बेटा? सभी का हो गया लिखकर? जिनने लेट ज्वाइन किया होगा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हो गया सभी का? सर ठीक है, मिटा दूं?
Yes. कर दूं? ये तो हो गया वैल्यू के हिसाब से। हाँ, अभी हम लोग लिख रहे हैं आगे, पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। फिर से अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल? तो डायमैग्नेट, दे हैव टेंडेंसी, अभी ये सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट में वो वैल्यू देख लिए, दे हैव टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू वीकली repel in external magnetic field in, साथ में लिखते भी चलना है ना, क्योंकि ज्यादा समझने का नहीं। they have a tendency to weakly repel in external magnetic field, मतलब इन मटेरियल को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास नहीं होने देते, ये रिपेल कर देते। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, है ना, दे रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मटेरियल हो गया और ये यहाँ पे बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल है। तो एक्सटर्नल फील्ड को अपने में से पास नहीं होने देते, या यूं बोले कि ये जो मटेरियल होते हैं ये वीकली रिपेल होते हैं, रिपल्सन शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और जो पैरामैग्नेटिक होते ये क्या करते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू वीकली अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वीकली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। वीकली अट्रैक्ट मतलब ये अपने अंदर में से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं कि तुम हमसे चले जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करते, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ वीक टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन, ये इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से अलाउ करते हैं। समझ गए? तो दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जिसको मैंने रेड कलर के पेन से बनाया है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या प्रॉपर्टी आएगी बताओ जरा यहाँ पे इनकी। दे हैव अ टेंडेंसी, दे हैव अ टेंडेंसी क्या होनी चाहिए बताओ बेटा? इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? दे हैव अ टेंडेंसी टू strongly attract in एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे इन मटेरियल को रखा जाता है, ठीक है, इन मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है तो ये बहुत ज्यादा अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं, मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा ये ऐसा होना, ठीक है। सो दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो नोट भी करते जाना। अब मैं एग्जांपल लिख दूं इनके, कुछ एग्जांपल जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल, जितने भी अच्छे बहुत बढ़िया कंडक्टर है ना वो सब डायमैग्नेटिक होते हैं। जैसे गोल्ड क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। सिल्वर क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, कॉपर डायमैग्नेटिक है। मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम लिख रहा हूँ, है ना, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है ना मैं अभी वही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनका पूछ लेता है ना। तो एग्जांपल में क्या क्या याद रखना? बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी एंड वाटर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये सभी डायमैग्नेटिक हो गए। पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स
some examples of these material are aluminum, sodium, calcium, and oxygen at STP. Oxygen at STP, it is paramagnetic. And कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इनके एग्जांपल्स है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स नोट भी करते चलो साथ में, है ना, साथ में नोट भी करते चलो। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट, आयरन, Fe2O3 एक और है ये, निकेल एंड गैडोलियम। इसके अलावा एक एल्निको एक एलॉय होता है बेटा, एल्निको, ठीक है, एल्निको एक एलॉय होता है एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट का, इससे परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है। एक और है क्रोमियम। क्रोमियम एक्चुअली ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्रोमियम में और कोबाल्ट में कंफ्यूजन होता है, जनरली ये एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो क्रोमियम कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, तो एक कंफ्यूजन होती है, क्रोमियम को हम लोग फेरोमैग्नेटिक में डाल देते हैं। क्रोमियम इज बेसिकली पैरामैग्नेटिक, कोबाल्ट इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल्स लेकर मैंने ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये डायग्राम बना के क्वेश्चन ले लेता, कभी कभी ये वाला ले लेता, ऐसा है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर से, तो आपका ये बोर्ड का भी तैयार हो रहा है, कॉम्पिटिशन का थ्योरेटिकल पोर्शन भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। सो सेकंड वाले डायग्राम में कुछ आउटर लाइंस भी रहेंगे ना? हाँ आउटर रहेंगी, इधर से थोड़ी सी बाहर से, ये इस तरह से, बट ऐसी नहीं। यहाँ पे ये रिपल्सन वाली लाइन आ रही है, ये ऐसी लाइन बनेंगी यहाँ पे, ये ऐसी लाइन बन जाएंगी ऐसे, है ना। यहाँ पे रिपल्सन वाली आएंगे, वीकली रिपेल करता है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखो तो वीकली रिपल्सन बिहेवियर ये शो करता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, फटाफट नोट करो अभी, फटाफट नोट करो। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो फेरोमैग्नेटिक में लास्ट नेम क्या लिखा? एल्निको, एल्निको एल्युमिनियम निकिल और कोबाल्ट का एक एलॉय होता है, एल्निको, है ना, एल्निको। हो गया क्या? यस सर। 2 मिनट सर। ठीक है, लिख लो।
10 sir. एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन हो गई, है ना, ये डायग्राम हो गए। बोर्ड एग्जाम में 2-3 चीजें लिखने के लिए रहता है ना, ये ऐसा। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अपन लोग चलते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अपन लोग चलते हैं, मतलब डोमेन थ्योरी, और इस पे आते हैं अपन, एटॉमिक लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे आते हैं बेटा, दिस इज नाउ पेज नंबर 3। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हर एक जो एटॉमिक मैग्नेट होती हैं उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये कुछ एटॉमिक मैग्नेट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ये रैंडमली मैंने कुछ एटम लिया यहाँ पे, ठीक है। इनमें हर एक एटॉमिक मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल दीज एटॉमिक मैग्नेट कैसा होता है? ये हर एक एटॉमिक मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? इनमें 0 होता है, ठीक है। लेकिन इनमें जो एटॉमिक मैग्नेट हैं, ये इनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें कुछ रीजन्स होते हैं जिसमें जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं ऐसे, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है तो फिर ये एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट शो करते, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करते। फिर यहाँ पे इन रीजन्स को, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी एटॉमिक मैग्नेट हैं, ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, सो दीज आर द रीजन्स वेयर एटॉमिक मैग्नेट्स आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है? डोमेन्स बोला जाता है। अभी भी अगर यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है तो यहाँ पर भी इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है, लेकिन ये जो रीजन्स हैं, ये रीजन्स क्या है? यहाँ पे डोमेन्स हैं। ये डोमेन्स का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ लार्ज एटॉमिक मैग्नेट align in same direction, ठीक है। लेकिन जब इसमें यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो एटॉमिक मैग्नेट है सबकी सब एक ही डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, और इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बोलोगे या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। यहाँ पे इनका अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 है, तब इनका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। एम वेक्टर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, अभी भी इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। और ये क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे अपन ने क्या बना दिए? ऑल दीज आर एटॉमिक मैग्नेट्स। ये क्या है बेटा? यहाँ पे एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ये, है ना। तो इनके जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इन एटॉमिक मैग्नेट्स का, लेकिन सब इधर उधर रैंडमली अरेंज रहते हैं। तो जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन पे अलाइन होते हैं, इसलिए ये वीक शो करता है, वीक अट्रैक्शन शो करता है। लेकिन पहले से यहाँ पे ऐसे रीजन्स हैं जिसपे एक ही डायरेक्शन पे मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन है, और जब एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो तो ये सब एक ही डायरेक्शन पे हो जाते हैं, और इसलिए इनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे हर एक एटॉमिक मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेट एटॉमिक लेवल पे भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो ओवरऑल इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहता है? यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आ गया? थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर पे इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई
is independent of temperature, independent of temperature। इनकी ससेप्टिबिलिटी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 कर दो मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करती ससेप्टिबिलिटी। इन मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, फोर्थ पॉइंट पे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रैंडमाइजेशन और बढ़ता है, ससेप्टिबिलिटी और कम होती है इनकी। ठीक है, इनकी ससेप्टिबिलिटी और कम होती है। इट इज, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूं तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड हियर क्यूरी कांस्टेंट। और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए बस प्रोपोर्शनलिटी वाले बस न्यूमेरिकल रहते हैं, ये कांस्टेंट को भी जानने की जरूरत नहीं है ना। एंड यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T माइनस TC, वेयर T इज ग्रेटर देन TC, है ना, T इज ग्रेटर देन TC। ठीक है, तो वेयर TC इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। मतलब जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करो और जब उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अबोव दिस टेम्परेचर दे कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। इसको थोड़ा अलग से लिखूंगा मैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा अलग से लिखने वाला हूं, ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? समझ गया इसको कि नहीं? समझ गए? यस सर। ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो। और इसकी थ्योरी एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड करो आप लोग पूरा, है ना, या फिर स्टेट बोर्ड की बुक से पूरी थ्योरी रीड करो एक बार। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। सर हाँ, सर फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जीरो हुआ? फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं, एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं है, ये पूरा ओवरऑल मटेरियल का जीरो है। डोमेन्स का जीरो नहीं है, डोमेन्स में तो है, ओवरऑल मटेरियल का जीरो। जैसे यहाँ पर भी ओवरऑल मटेरियल का भी जीरो, यहाँ पे ओवरऑल मटेरियल का भी जीरो और एटॉमिक मैग्नेट का भी जीरो है। ठीक है, हेलो, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ मटेरियल है, ये पूरे मटेरियल का जीरो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो एक्सटर्नल फील्ड आएगी तो फिर सब एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाती है। ठीक है, समझ गए? सर कल आपने लिखा था ना पैरामैग्नेटिक में कि मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ, तो ये है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। एटॉमिक मैग्नेट का जीरो नहीं है ना बेटा, ओवरऑल मटेरियल की बात कर रहा है। एक मटेरियल में कितने एटम होते हैं? एक मटेरियल की ले लें, अगर जैसे मान ले ये मेरे पास डस्टर, ये कितने एटम से मिलकर बना है? बहुत सारे, इनफाइनाइट। तो ये ओवरऑल मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी जीरो, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो, है ना। लेकिन अगर इसके एक एक एटम को देखोगे तो हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। लेकिन किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, और सबका वेक्टर सम कर दोगे तो कितना मिलेगा? यस सर, समझ गए? ओके।
सर हाँ बेटा, सर वो लास्ट वाले फेरोमैग्नेटिक में वो कलेक्शन ऑफ लार्ज एटॉमिक मैग्नीस की मैग्नेटिक कलेक्शन ऑफ लार्ज एटॉमिक मैग्नेट्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज एटॉमिक मैग्नेट्स, बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं एक डोमेन में जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ठीक है। ओके सर। हो गया नोट करके? सर वो लास्ट लाइन क्या है? ये अभी दोबारा बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना अभी, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें है ना, फिर इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को नहीं लिखना, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, जगह कम थी इसलिए। ओके डन सर, सर। हो गया। हो गया सभी का लिखकर? यस सर। Now this is पेज नंबर 4, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं दो मटेरियल के बारे में ले रहा हूँ, यहाँ पे इधर पे है डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी is proportional to 1 upon T minus Tc, where T is greater than Tc। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल converted into पैरामैग्नेटिक एवोक्यूरी टेम्परेचर मतलब T इक्वल्स टू Tc, जहां पे Tc कौन सा है, क्यूरी टेम्परेचर है। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करते हैं ना, तो उनका मैग्नेटिज्म लॉस होने लगता है ना। मतलब किसी मैग्नेट को गर्म करोगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म होने लगेगा बेटा, है ना, कम होने लगेगा, रैंडमाइजेशन आने लगेगा। और जब उस मैग्नेट का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए उस मटेरियल के, तो फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में। उसके पहले ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करती फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ये जो फार्मूला आया ये कब वैलिड है, जब मटेरियल का टेम्परेचर किससे ज्यादा हो, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में, याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं। आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर होता है लगभग 1043 केल्विन। सो अबव दिस टेम्परेचर आयरन की जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये प्रोपोर्शनल हो जाती है T माइनस Tc के। इसके पहले नहीं। तो हर एक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे आयरन का कितना, लगभग 1043 केल्विन है। इतने टेम्परेचर के ऊपर आयरन किसमें कन्वर्ट होता है, इतने टेम्परेचर के ऊपर आयरन बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है, उसके पहले नहीं होता, ठीक है। ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जिनकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड को अंदर से पास नहीं होने देते, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है, ये पूरा मटेरियल है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अपने से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। और ये जो इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। इसको बोला जाता है मेजनर इफेक्ट। ये इफेक्ट मेजनर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज मेजनर इफेक्ट। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, ये क्या होते हैं, जनरली सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ये सुपर कंडक्टर्स मतलब सुपर कंडक्टर होते जनरली जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सुपर कंडक्टर्स मतलब समझ गए कि नहीं,
जिनकी रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है, जो बिना करंट का अपोज किए अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं। और एक और प्रॉपर्टी, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं इसमें, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मतलब हर मटेरियल पे होती है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो चाहे डायमैग्नेटिक हो। डायमैग्नेटिज्म हर एलिमेंट में होगा, हर एटम में होगा। लेकिन कुछ डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, कुछ में पैरामैग्नेटिज्म डोमिनेटिंग हो जाता है और किसी पे नहीं होता है। तो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ध्यान देना है ना। डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, हर टाइप के एटम पे डायमैग्नेटिज्म होता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग है वो कौन से, उसके अकॉर्डिंग फिर मटेरियल डिसाइड होते हैं। तो विच इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, समझ गए ना। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है, अच्छा अगर टेम्परेचर इससे कम है तो ये वैलिड रहेगी कि नहीं ये रिलेशन, इफ टेम्परेचर इज लेस देन Tc तो ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करेगी कि नहीं, इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी लेकिन फार्मूला इस तरह से नहीं बनेगा, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड कर रहा हूं ये इक्वेशन को। बट अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से बिलो है तो ससेप्टिबिलिटी के लिए फार्मूला इस तरह से नहीं, एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म पे डिपेंड नहीं करेगी। करेगी जरूर भाई, आप मैग्नेट को गर्म करो, उसके जो एटॉमिक मैग्नेट हैं वो रैंडमाइज होने लगेंगे, वो अपना मैग्नेटिज्म क्या होने लगेगा, उसका कम होने लगेगा, अपनी जो मैग्नेटिज्म या अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको खोने लगेगी। समझ गया बेटा, समझ गए इसको? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। नोट, ओके नोट करो। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये इफेक्ट फिर से बताना है। मेजनर इफेक्ट, यस सर। जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अपने अंदर से एक्सटर्नल फील्ड को अलाउज नहीं करते, पूरा रिपेल कर देते, पूरा बाहर से पास करते, अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। ये जो प्रॉपर्टी होती है या ये जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? सॉरी सर, वीडियो अटक गया था। जैसे ये मान ले ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है मान ले, अब इसको एक्सटर्नल फील्ड पे रखे तो ये अपने अंदर से फील्ड को बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, पूरी फील्ड को बाहर से भगा देगा, रिपेल कर देगा, अपने अंदर से कुछ भी नहीं जाने देगा। समझ गए? तो ये जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजनर इफेक्ट। और ये किन में होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल में। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिनकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, हेलो, -1 ही होना चाहिए, अगर -1/2 है तो नहीं -1/2 रहेगी तो वैलिड नहीं, -1 परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ओके। नोट करो, फटाफट नोट करो इसको।
स्क्रीन येलो क्यों दिख रही? मिताली अभी भी स्क्रीन बराबर नहीं आई क्या तेरी? मिताली है क्या ये? मिताली क्लास में है क्या बेटा? हेलो मिताली, मिताली क्लास में है क्या? मिताली क्लास में है क्या बेटा? मिताली क्लास में है क्या? हेलो मिताली। नहीं है सर वो क्लास में। अच्छा, हो गया नोट करके ये? हो गया क्या? यस सर। ओके, सभी का हो गया? हो गया क्या बेटा? हेलो यस सर। नेक्स्ट है बीएच कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्ट्रीसिस कर्व या बीएच कर्व। नाउ पेज नंबर 5, हिस्ट्रीसिस कर्व, हिस्ट्रीसिस कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्ट्रीसिस कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्ट्रीसिस कर्व। इसका इंपॉर्टेंस भी क्या है वो बताता हूं मैं पहले, तो ये समझ लो। जैसे ये मान लो हमने क्या लिया यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए ये कोई, है ना। सपोज दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हमने क्या किया बेटा, एक सॉलिनॉइड लिया ये ऐसा, और सॉलिनॉइड के अंदर इस मटेरियल को भर दिया है ये ऐसा, ठीक है। और जब हम करंट पास कराते हैं, तो करंट पास कराओगे तो इसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिए और इधर पे क्या लिए हमने, इसके मैग्नेटिक फील्ड लिए इसी मटेरियल के, ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कराओगे, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर होती है, एन आई के बराबर होती है ना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है इसका वो बढ़ता जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह की आएंगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एंड जब इसका ग्राफ देखा गया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, और उसके बाद ये सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया। करंट कितना भी बढ़ाते जाओ तो ये वैल्यू ऐसी बढ़ेगी, ये इस तरह से नहीं बढ़ेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पे बढ़ेगी फिर, है ना।
लेकिन अगर अब यहां से करंट धीरे धीरे कम करने लगे, हम करंट की वैल्यू कम कर लो, करंट की वैल्यू कम करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी खत्म हो गई है ना, ये यहाँ कहीं पे आ गया इतने पोर्शन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू यहाँ पे बच रही है, ये मतलब पूरा की पूरा मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 भी कर दोगे तो एक प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिज्म बच गया, ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो करंट का जब डायरेक्शन रिवर्स किए तो पूरी फील्ड को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये जो टर्म आया यहाँ पे, ये जो टर्म कहलाता है ओबी जो फील्ड है, यहाँ पे ओबी जो फील्ड कहलाती है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये जो फील्ड है बेटा, ये रिटेंटिविटी है। और अब मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए, मटेरियल के मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड लगाए, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। इसको बोला जाता है कोर्सिविटी, ये कोर्सिविटी कहलाती है। अब मटेरियल को अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करवाना है तो और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट आ गया डी, और ये प्रोसेस को फिर से अगर डीमैग्नेटाइज कराना है तो वापस यहाँ पे आओगे, ये पॉइंट हो गया ई, फिर खत्म करना है तो यहाँ तक आओगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दे। तो ये इस तरह की कर्व बनती है, मतलब कि ये जो कर्व है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की कर्व जहां से जाती वहीं से लौट के नहीं आती, अलग पोर्शन से आती। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई। हमने मटेरियल को एक बार एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया। मतलब एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, मतलब मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल बना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और वापस से मैग्नेटिज्म को खत्म करके फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस है, इस ग्राफ का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ग्राफ is proportional to heat or energy loss in magnetization and demagnetization of material. Magnetization and demagnetization in वन साइकिल। एक साइकिल में मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी हीट के फॉर्म पे एनर्जी आती है। मतलब कि जो मटेरियल लिए हमने, उस मटेरियल को एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किए, पहले एक डायरेक्शन में कर लिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर लिए, ठीक है। तो वो मटेरियल क्या होता है, गर्म हो जाता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो वो जो लॉस है वो इस एरिया से डिपेंड करता है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा लॉस। अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की बात करें तो यहां से एक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है कि मटेरियल का सिलेक्शन। जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो क्या होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी रहनी चाहिए, हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी रहनी चाहिए, रिटेंटिविटी, ठीक है। और टेम्परेरी अगर मैग्नेट बनाना है तो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए क्या रहना चाहिए भैया, ये दोनों वैल्यू कम रहनी चाहिए। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब करंट का फ्लो बंद कर दिए, पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए या कम हो जाए, कम से कम बचे। तो टेम्परेरी मैग्नेट अगर बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो मटेरियल ऐसा लेना चाहिए कि ये एक तो एरिया कम हो, एनर्जी का लॉस कम हो, और ये जो रिटेंटिविटी और जो कोर्सिविटी वाला टर्म है या जो वैल्यू है वो भी स्मॉल हो।
परमानेंट मैग्नेट बनाना है, कैसा मटेरियल लेना पड़ेगा हमको? ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी रिटेंटिविटी भी हाई हो और कोर्सिविटी भी कैसी हो? हाई हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग ही नहीं किए थे क्या इसकी? चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट कर लो बेटा। ये समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल अपन हाँ सर। नोट कर लो पूरा फटाफट। कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। ठीक है, हेलो, सर क्या चैप्टर चालू होगा? कल से नया करेंगे ना फिर। ठीक है, टेस्ट कौन सा सिलेबस सर? सैटरडे। क्या सैटरडे से क्या फर्क पड़ता? बेसिक तो हो ही जाएगा, ताकि अगले दिन से फिर अपन मंडे से बराबर चालू हो जाएगा ना। थ्योरी जो बेसिक रहता है वो तो हो ही जाएगा ना। कल से नया टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार इसकी पूरी थ्योरी आप लोग एनसीईआरटी वगैरह से, स्टेट बोर्ड की बुक से पूरी थ्योरी पढ़ो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट। जी सर। ओके, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। बोलिए। सर हाँ बोलो। सर संडे को यही लेसन आएगा क्या? हाँ, ये पूरा आएगा लेसन संडे को टेस्ट में, और इसके पहले वाला संडे मतलब परसों जो सब्जेक्टिव पेपर है मैग्नेटिक वाला। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, बाय सर।